हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। और सीआरपीसी में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अपील डिस्कस किया था। तो अपील हमने कहा था कि दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट हमने अपील अगेंस्ट कन्विक्शन डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्विटल के अगेंस्ट अपील कैसे होता है, और भी कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस हैं अपील के जो दोनों जगह पे अप्लाई होते हैं, अपील अगेंस्ट एक्विटल में भी और अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में भी। जैसे कि अपील इस तरीके से बनना चाहिए, मतलब फॉर्मेट क्या होता है जब कोर्ट में अपील प्रेजेंट होती है। तो जैसे सिविल में हम जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है, उसी तरह क्रिमिनल में होता है पेटिशन बनता है अपील का, तो उसको पेटिशन ऑफ अपील बोलते हैं। जो कि जजमेंट ऑफ जो कि जब एक्यूज को या विक्टिम को जिसको भी अपील प्रेफर करना होता है, सपोज अपील अगेंस्ट एक्विटल है तो फिर किसको प्रेफर करना होगा, विक्टिम को करना होगा या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट जिसको भी प्रेफर करना होगा। तो वो जजमेंट का कॉपी भी साथ में अपील के पेटिशन ऑफ अपील के साथ में लगाएंगे। तो वो प्रोविजन है हमारा 382 में, जिसको कि हम प्रोविजन बस इतना ही है, इसको हम अभी जब सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे तो फिर यू विल अंडरस्टैंड इट। और भी कुछ प्रोविजंस हैं यहाँ पे कॉमन, जैसे पावर ऑफ एपीलेट कोर्ट है, ये दोनों जगह अप्लाई होता है, अपील अगेंस्ट एक्विटल एंड कन्विक्शन। देन जेल अपील, ठीक है, जेल अपील ऑब्वियसली अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि एक्विटल होता तो उसका मतलब ही नहीं है। तो जेल अपील में जब एपेलेंट जो होता है वो जेल में होता है तब वो कैसे अपील प्रेफर करा जाता है, उसका प्रोविजन है जो कि 383 में दिया गया है। फिर 384 में है समरी डिसमिसल, यानी कि कैसे अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। पिटीशन ऑफ अपील और जजमेंट कॉपी को कोर्ट देखता है और देखता है कि अगर कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है कि इंटरफेयर करने का ट्रायल कोर्ट के साथ में, तो उस अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। तो ये भी दोनों जगह एप्लीकेबल है, अपील अगेंस्ट एक्विटल एंड अपील अगेंस्ट कन्विक्शन दोनों में ही एप्लीकेबल है, ठीक है। और सिमिलरली 385 अगर डिसाइड हो जाता है कि अपील होनी है तो किस किस को अपील की कॉपी किस किस को नोटिस भेजनी चाहिए, तो एपेलेंट को, कंप्लेनेंट को और एक्यूज को किस किस को भेजना चाहिए वो डिस्कशन है। तो ये भी अगेन दोनों जगह पे अपील अगेंस्ट एक्विटल और कन्विक्शन। तो कुछ प्रोविजन जो है जिसके हमें सिर्फ सेक्शन याद रखने और उसमें अंदर ज्यादा कुछ मटेरियल है नहीं, बस हमें उसको हेडिंग वाइज समझना है। और कुछ प्रोविजन हैं जिसको हमें बहुत डिटेल में समझना है, तो जो डिटेल में समझना है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। हाँ, और 389 में अगेन अच्छा ये अपील अगेंस्ट कन्विक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर किसी का कन्विक्शन हो जाता है और सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट हो जाता है, सपोज 3 या 4 ईयर्स हो जाता है, और तो अगर उसकी अपील वो प्रेफर करता है तो ये कहता है कि उस समय सेंटेंस को सस्पेंड कर देना चाहिए और एक्यूज को बेल पर रिलीज कर देना चाहिए। 389 इज एप्लीकेबल ऑन। तो आप चाहे तो अपने बेयर एक्ट में मार्क भी कर सकते हैं कौन से प्रोविजन कंप्लीटली अपील एंड अगेंस्ट एक्विटल पे एप्लीकेबल होंगे, कौन से कन्विक्शन पे एप्लीकेबल होंगे, बट इट इज नॉट सो मच रिक्वायर्ड। आपको जनरल प्रोविजंस पता होना चाहिए, बाकी आपको चीजें ऑटोमेटिकली 2 या 3 रीडिंग्स में, और जब आप लेक्चर को 2 बार सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन आई विल डायरेक्टली कम टू द मेन टॉपिक, अपील अगेंस्ट एक्विटल। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं, एक्विटल हो गया है, मतलब एक्यूज का इनोसेंस प्रूफ हो गया है, और यही हमने सीआरपीसी में कार्डिनल प्रिंसिपल समझाता है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो होता है दैट इज वेरी मच रूटेड इन सीआरपीसी। मतलब एक्यूज को इनोसेंट प्रिज्यूम करा जाता है जब तक उसका गिल्ट नहीं प्रूव हो जाता है। तो जब ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को एक्विट कर दिया है तो एक बार तो ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस बहुत ही स्ट्रांग हो गया है ना, कि वो एक बार तो पूरी तरीके से इनोसेंट हो गया कि उसका एक्विटल हो गया है, और उसने कोई भी ऑफेंस जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगे थे उससे वो उसके ऊपर उसने ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट करा है और वो बाइज्जत बरी हो गया है। तो एक बार तो ये पूरी तरीके से ट्रायल कोर्ट में डिसाइड हो गया है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। तो अपील में क्या हो रहा है आप जान रहे हैं, अपील अगेंस्ट एक्विटल कौन प्रेफर करेगा सबसे पहले, तो या तो विक्टिम प्रेफर कर रहा होगा या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेफर कर रहा होगा या कंप्लेनेंट प्रेफर कर रहा होगा, इट इज बट नेचुरल, ठीक है। तो विक्टिम का प्रोविजन मैंने कल भी आपसे डिस्कस करा था, 372 के प्रोविजन में था
कि विक्टिम के पास जो राइट टू अपील है, इसका अमेंडमेंट 2009 में हुआ है। इससे पहले विक्टिम के पास में डायरेक्टली अगर एक्यूटल हो गया है तो डायरेक्टली विक्टिम के पास में कोई राइट नहीं था। तो 2009 में ये डिसाइड हुआ है फाइनली कि विक्टिम के पास भी राइट होना चाहिए। तो ये राइट था अंडर 378, किसके पास था? 378 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास में था, मतलब गवर्नमेंट के पास था, गवर्नमेंट डायरेक्ट करती थी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ठीक है, और कंप्लेनेंट के पास था। तो इन लोगों के पास में राइट था। तो देयर माइट बी अ केस कि कंप्लेनेंट ही विक्टिम हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसीलिए विक्टिम के लिए स्पेशल राइट रखा गया है। अब कुछ इसमें डिफरेंसेस, इसमें कुछ स्पेशल राइट में किस किस तरीके से वो अपील प्रेफर कर सकता है, ये डिस्कशन है। बट अगेन आई एम सेइंग कि अपील अगेंस्ट एक्यूटल जब भी आप डिस्कस करेंगे तो इसको पूरा आपको सिनेरियो समझ में आना चाहिए, एंड यू विल राइट इन योर आंसर टू सब्सटैंशिएट कि अपील अगेंस्ट एक्यूटल कर रहे हैं, मतलब एक बार एक्यूज इनोसेंट प्रिज्यूम हो चुका है। और ये सब हम किस बेसिस पर कर रहे हैं? अपने मन से बना के नहीं कह रहे हैं, ये सारा कोर्ट के जजमेंट्स हैं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, उसमें कोर्ट ने कहा हुआ है कि एक बार एक्यूटल हो गया है तो जनरल रूल ये है कि अपील प्रेफर नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए तो बहुत सारे सेफगार्ड्स होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेशली सेक्शन बनाया गया है, इसमें सेफगार्ड्स भी हैं। और जनरल रूल यही है कि अपील अगर होना चाहिए तो उसके कुछ रीजंस दिए हैं। तो वो रीजंस हमें कहाँ से मिलते हैं? वो रीजंस हमें किसी सेक्शन से नहीं मिलते हैं, वो हमें जजमेंट से मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूंगी आपसे मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, 2010 का जजमेंट है, ठीक है। क्योंकि रिसेंट भी है और काफी लैंडमार्क फाइंडिंग्स भी हैं, तो इसमें हम अपील में और भी सीआरपीसी में मैंने आपसे डिस्कस कराया पहले, और भी जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अपील अगेंस्ट एक्यूटल में कोर्ट ने मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन द साइटेशन एंड गूगल आप करके देख सकते हैं कि कोर्ट ने क्या क्या कहा है इसमें। तो ब्रैकेट में यू राइट 2010 6 SCC 1, citation is very simple, 2010 within brackets then 6 SCC 1। तो मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में कोर्ट ने कहा है कि प्रिजम्पशन ऑफ एक्यूज, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल गिल्ट इज प्रूव्ड, मतलब एक्यूज इनोसेंट है अंटिल गिल्ट इज प्रूव्ड, इट इज फर्दर स्ट्रेंथन्ड बाय व्हेन कोर्ट ग्रांट्स एक्यूटल, जब ट्रायल कोर्ट एक्यूटल ग्रांट कर देता है तो ये जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है ये फर्दर स्ट्रेंथन हो जाता है, ठीक है। और फिर कोर्ट ने कहा है अगर दो व्यूज बन रहे हैं कि अपील देना चाहिए या नहीं देना चाहिए अगेंस्ट एक्यूटल, तो जो व्यू एक्यूज के फेवर में हो, यानी कि नहीं अपील होना चाहिए, वो व्यू कोर्ट को हेल्ड करना चाहिए। तो इफ टू व्यूज आर पॉसिबल देन द व्यू विच इज इन फेवर ऑफ एक्यूज दैट मस्ट बी टेकन बाय कोर्ट। देन अच्छा, ये सारी गाइडलाइंस किसके लिए है? जब भी कोर्ट के पास में अपील है तो वो क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम द सेक्शंस लॉ, क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए जो कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए, उसमें ये सारे गाइडलाइंस उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। देन थर्ड इज कि ट्रायल कोर्ट, आप जानते हैं ट्रायल कोर्ट जो होता है वो विटनेसेस को बुलाता है और वो उसको देख पाने का और सुन पाने का ज्यादा पावर ट्रायल कोर्ट में प्रॉपरली आप देखते हैं विटनेसेस का ट्रायल होता है, ठीक है। जब अपील में प्रेफर होती है तो अपील में क्या होता है, विटनेसेस का पूरी तरीके से दोबारा ट्रायल नहीं होता है। कोर्ट बस ये देखती है कैसे कैसे क्या एविडेंस ट्रायल कोर्ट ने लिया है, और जो एविडेंस लिया है वो उसने उस पर लॉ सही से अप्लाई किया है कि नहीं। तो प्रॉपरली दोबारा एक एक विटनेस को रिकॉलिंग वगैरह एपलेट कोर्ट के पास पावर होती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एपलेट कोर्ट पूरा एविडेंस को अप्रिशिएट करे। ये आपने सिविल में भी पढ़ा होगा, स्पेशली सिविल में आपने जब सेकेंड अपील में पढ़ा होगा तो वहां पे तो स्पेशली प्रोविजन है कि कोर्ट जो है वो अगर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तभी उस पर एंटरटेन करती है, और अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की बात है कि एविडेंस इस तरीके से लिया है और ये एविडेंस नहीं था, तो इसके बेसिस पे अपील नहीं ग्रांट होगी। तो यही बात मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ट्रायल कोर्ट ने तो यहीं पे बात कोर्ट ने कही है कि ट्रायल कोर्ट के पास में एक एडवांटेज होता है कि वो विटनेसेस को पूरी तरीके से देख पाता है, विटनेसेस का डेमिनोर देख पाता है कि विटनेस सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो इसीलिए अगर उसने एक्विटल दिया है तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट को रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए और अपील नहीं ग्रांट करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपने सुनी कि
कब कब अपील नहीं ग्रांट करनी चाहिए। जबकि जब पहली चीज है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑलरेडी सब्सटैंशिएट हो गया है क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने अपील एक्विटल दिया है, तो इससे स्ट्रेंथन हो गया है। देन सेकेंड थिंग इज, अगर दो व्यूज पॉसिबल है, मतलब पहला व्यू ये है कि अपील देनी चाहिए, कुछ ऐसे व्यूज बन रहे हैं कोर्ट के, और दूसरा व्यू बन रहा है नहीं देनी चाहिए, ट्रायल कोर्ट ने सही किया, तो जो फेवर में एक्यूज के हो यानी एक्विटल यानी कि अपील नहीं देनी चाहिए, वो फेवर में एक्यूज के, तो वो व्यू लेना चाहिए कोर्ट को। देन द थर्ड थिंग इज कि जब ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को अप्रिशिएट किया है तो ट्रायल कोर्ट के पास एक एडवांटेज होगा कि विटनेसेस क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, वो सही कह रहा है कि नहीं, उसका डेमिनोर जो होता है वो देखने का ट्रायल कोर्ट के पास एक एडवांटेज रहा होगा। तो ये सारे रीजंस कंसिडर करने चाहिए कोर्ट को व्हाइल ग्रांटिंग अपील। तो ये सब चीजें हैं, तो कोर्ट शुड नॉट ग्रांट अपील। देन ऐसा तो है नहीं कि अपील अगेंस्ट इक्विटल की बात हो रही है तो अगर ट्रायल कोर्ट ने एक्विट करा है तो अपील होगी नहीं, तो आप जानते हैं कि अपील होगी। तो क्या कब कब अपील होनी चाहिए? देन अभी जैसा मैंने आपसे मेंशन किया है कि अगर कोर्ट ने एविडेंस जो है, जो भी ट्रायल कोर्ट के पास में एविडेंस होता है, तो एपीलेट कोर्ट देखेगी कि ये एविडेंस था, उसने उसको फैक्ट के साथ में ठीक से अप्लाई नहीं करा है, मतलब जो लॉज हैं उसको प्रॉपरली फैक्ट्स पे केस पे अप्लाई नहीं करा है, तो उस केस में अपील ग्रांट हो जाएगी क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने मिस्टेक करी है, ठीक है। और या ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस इस तरीके से लिया है जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, इट इज परवर्स टू द ट्रायल, तो अगर वो कंप्लीटली रॉन्ग है तो भी अपील हो जाएगी। देन थर्ड इज, अगर ट्रायल कोर्ट ने कोई सब्सटैंशियल गलती करी है, ओमिशन करा है कि जो एग्जिस्टिंग एविडेंस है उसको फैक्ट से कनेक्ट करने का, ठीक है। मतलब उसने कुल मिला के इतना है कि अगर जो एविडेंसेस बन रहे हैं उसको फैक्ट के साथ में सही से लगाया है कि नहीं, तो अगर ऐसा कुछ होगा या पता ही लग रहा है डायरेक्टली व्यू करने पे, जब अपील पेटिशन ऑफ अपील आती है कोर्ट के सामने और वो देखने में डायरेक्टली पता लग रहा है कि कुछ यहाँ पे एविडेंस इस तरीके से सही नहीं लिया गया है या जो भी है, तो कोर्ट को पता लग जाता है, तो इन केसेस में अपील हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट यू विल राइट, तो ये सारा जो हेल्ड में बता रही हूँ आपको, ये सारा मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में ही है, ठीक है। और इसके पहले वाले डिसीजन पे भी है, लेकिन सिंस ये लेटेस्ट केस है तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन कौन सी जगह पे अपील हो जानी चाहिए? जब लॉ जो है वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं करा है केस में ट्रायल कोर्ट ने, या जो एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस है वो पूरी तरीके से, एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस इज रॉन्ग, मतलब जिस तरीके से एविडेंस को अप्रिशिएट करा है, देखा है, वो पूरी तरीके से गलत है, या कोई सब्सटैंशियल ओमिशन करा है इन कंसिडरिंग एग्जिस्टिंग एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। देन ठीक है, या ठीक है, ये सारे व्यूज जो हैं ये कोर्ट ने हेल्ड करे हैं। नाउ एक और चीज है, अपील अगेंस्ट एक्विटल जो है, इट इज कॉल्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी, ठीक है। जैसा मैंने आपको इतना लंबा केस बताया, इतना लंबा इससे पहले जो मैं बता रही हूँ आपको, इसीलिए क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी है। कौन सी रेमेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? अपील अगेंस्ट एक्विटल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूज शुड बी इंटाइटल्ड टू रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली प्रोविजन से। तो अपील अगेंस्ट एक्विटल में दो ही जो है वो मेन प्रोविजन है। पहला है 372 का प्रोविजन, मैंने कल भी आपसे बताया था कि हम इसको जब लास्ट लेक्चर किया था तब बताया था कि इसको हम जब अपील अगेंस्ट एक्विटल करेंगे तो डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड इज 378। तो आप देखेंगे सारा अपील अगेंस्ट इक्विटल है, इन्हीं दोनों में कन्फाइंड है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोविजंस है वो कई जगह, दोनों जगह एप्लीकेबल है, बहुत मिसलेनियस प्रोविजंस है, या वो अपील अगेंस्ट इक्विटल में है, सॉरी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में। तो ये बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको आंसर आता है मीन्स में, तो पहले आप ये पूरी स्टोरी लिखेंगे कि अपील अगेंस्ट एक्विटल इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी। देन आपको केस अगर याद आ रहा हो तो केस का नाम लिख दीजिए, मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, इन सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन लेटेस्ट केस, या सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन गाइडलाइंस pertaining to appeal against acquittal that there is presumption of innocence until guilt is proved and this is further strengthened by acquittal, इस तरीके से आप लिख देंगे।
देन अपील कब दे देनी चाहिए, ठीक है। नहीं फिर आप लिख देंगे, हाँ फिर आप लिखेंगे कि अगर दो व्यूज बन रहे हैं देन कोर्ट शुड लीन टुवर्ड्स द व्यू विच इज फेवरेबल टू द एक्यूज्ड, ठीक है। देन कोर्ट शुड गिव रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट टू एक्यूज, तो ये सारी चीजें लिख देंगे। देन कब का अपील हो जानी चाहिए, जब लॉ प्रॉपरली अप्लाई नहीं करा है या एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है, तो उस जगह पे अपील हो। उसके बाद में जो प्रोविजन जो सेक्शन का डिस्कशन होता है वो सिर्फ कुल मिला के 2 ही सेक्शन है, 372 का प्रोविजो एंड 378। तो 372 के प्रोविजो में पहली बार आप सोचिए, पहले तो विक्टिम को राइट नहीं था अपील प्रेफर करने का, अपील अगेंस्ट एक्विटल, मतलब अगर कोई विक्टिम है और उसने केस प्रेफर किया है, ठीक है, उसने पूरा केस प्रेफर करा है, पूरा मेहनत करी है, उसके बाद में जो एक्यूज है वो रिहा हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कि हो सकता है कि एक्यूज ने क्राइम कमिट किया हो और वो कुछ ट्रायल कोर्ट के पास एविडेंस पहुंच ही ना पाए हो, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोसिक्यूशन जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्ट नहीं प्रूव करता है तब तक कोई सजा नहीं मिलती है और तब तक डिस्चार्ज हो सकता है, और अगर कोई भी एविडेंस नहीं बनेगा तो एक्विटल भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये जो विक्टिम है उसको कोई रेमेडी मिली ही नहीं थी, विक्टिम के पास में कोई रेमेडी नहीं थी कि वो अपील कर सके। तो ये रेमेडी गवर्नमेंट के पास थी कि वो 378 में गवर्नमेंट के पास थी कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहे कि आप अपील प्रेफर कर लीजिए, या अगर केस पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट है या फिर कंप्लेनेंट के पास थी। मतलब आपको अभी मैं इसकी बात करूंगी गवर्नमेंट के पास कैसे थी क्या थी, आपको अभी इतना समझना है कि विक्टिम के पास में कोई रेमेडी नहीं थी, ठीक है। विक्टिम के पास में रेमेडी आई है 2009 से, तो ये प्रोविजो इंसर्ट किया गया है अंडर सीआरपीसी 2009 से। तो अब ये अपील किस किस तरीके से होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर एक्विटल हुआ है तो विक्टिम के पास में राइट टू अपील है और यहाँ पे हाई कोर्ट से कोई लीव लेने की जरूरत नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि अपील अगेंस्ट एक्विटल की बात होती है और जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट अपील प्रेफर करता है विच यू विल रीड इन सेक्शन 378, तो वहां पे क्या होता है कि हाई कोर्ट से लीव लेने की जरूरत होती है। तो पहले तो ये क्योंकि 2009 में नया आया है, बहुत पुराना तो है नहीं ये जो अमेंडमेंट है, तो उसमें ये डिस्कस हुआ था कि क्या हाई कोर्ट लीव ग्रांट करेगा तब अपील होनी चाहिए या फिर विक्टिम के पास में राइट टू अपील होना चाहिए। तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस आए हाई कोर्ट्स के। फिर उसके बाद में फाइनल जो डिसीजन आया वो यही आया कि क्योंकि प्रोविजो में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हाई कोर्ट से लीव लेनी चाहिए। प्रोविजो में क्या लिखा हुआ है, इफ यू विल रीड योर बेयर एक्ट प्लीज रीड इट, 372 के प्रोविजो में लिखा है दैट विक्टिम शैल हैव राइट टू अपील। मतलब उसका ये एक कंक्लूसिव राइट है, उसके पास राइट है कि अगर एक्विटल हो गया है तो विक्टिम अपील प्रेफर कर ले, हाई कोर्ट की लीव, हाई कोर्ट से परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर एक्विटल हुआ है तब ये राइट है। देन अगर कन्विक्शन फॉर अ लेसर ऑफेंस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कन्विक्शन फॉर अ लेसर ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस कम हो गया है, 10 साल आपको लग रहा है कि 10 साल का सेंटेंस हुआ है और होना चाहिए था 12 साल का होना चाहिए, या आप 8 साल, आपको लग रहा है 10 साल का सेंटेंस, 8 साल का सेंटेंस हुआ और आपको लग रहा है 10 साल का, ऐसा कुछ नहीं है। लेसर ऑफेंस का मतलब होता है इफ यू हैव रेड चार्ज वेरी केयरफुली देन यू विल अंडरस्टैंड, एंड इफ यू हैव नॉट रेड इट वेरी केयरफुली देन रीड इट अगेन। तो सेक्शन 222 आप पढ़ेंगे 222, तो उसमें लिखा है कि मेजर ऑफेंस और माइनर ऑफेंस, ठीक है, दैट माइनर ऑफेंस इंक्लूड्स मेजर ऑफेंस, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे आप समझ जाएंगे। सॉरी, तो ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगी आपको कि अगर किसी ने ग्रीवियस हर्ट किया है तो उसके ऊपर मान लीजिए ग्रीवियस हर्ट का चार्ज बन गया, ठीक है। फिर बाद में जो एक्यूज है उसने ये एविडेंस दे दिया कि उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेट करा गया था, यानी केस बन रहा है ग्रीवियस हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो उसको प्रोवोकेट करा था इसलिए उसको कम सजा होनी चाहिए। तो कम सजा होनी चाहिए तो ऑफेंस भी कम हो गया ना यहाँ पे, तो यानी कि 325 में सजा नहीं होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए 335 में। 335 में यू नो दैट ऑफेंस इज मिटिगेटेड,
सेंटेंसेस मिटिगेटेड एंड ऑफेंस भी लेसर ऑफेंस हो जाता है। तो अगर ग्रीवियस हर्ट किया है तो वो हो गया मेजर ऑफेंस, और अगर आपने ग्रीवियस हर्ट और सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन करा है तो वो हो गया माइनर या लेसर ऑफेंस। तो अगर कन्विक्शन फॉर अ लेसर ऑफेंस हुआ है तो भी विक्टिम के पास में राइट है कि वो अपील प्रेफर कर ले, ठीक है। देन अगर कॉम्पनसेशन विक्टिम को, सो यू नो दैट अंडर 357A विक्टिम हैज अ राइट टू कॉम्पनसेशन। तो अगर कॉम्पनसेशन विक्टिम को इनएडुकेट मिला है, मतलब उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था 10,000, उसको 5,000 मिला है, तो भी वो अपील प्रेफर कर सकता है, ठीक है। तो उसका ये एब्सोल्यूट राइट हो गया इनएडुकेट कॉम्पनसेशन मिला है। सो 372 प्रोविजन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Then we will come directly to section 378, which is most important part of appeal against acquittal. तो यहाँ पे क्या है, दो तरह के केस को आप डिवाइड कर लेंगे, जैसा कि आपने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है। तो एक होता है केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और एक होता है केस इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट, ठीक है। तो अगर केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट है तो डायरेक्टली उसका सब कुछ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट के डोमेन में चला जाएगा। देन कंप्लेनेंट है तो सब कुछ कंप्लेनेंट के डोमेन में चला जाएगा, यानी कंप्लेनेंट अपील प्रेफर करे। तो कंप्लेनेंट के लिए तो सीधा सीधा प्रोविजन है, क्लॉज 4 में प्रोविजन होगा शायद, हाँ क्लॉज 4 में प्रोविजन है कि वो अपील प्रेफर कर ले हाई कोर्ट के पास में। कौन सी अपील प्रेफर कर ले? अपील अगेंस्ट एक्विटल। तो अपील अगेंस्ट एक्विटल कंप्लेनेंट प्रेफर कर ले हाई कोर्ट के पास में विद स्पेशल लीव, ठीक है। विद स्पेशल लीव वो अपील प्रेफर कर ले अगर केस कंप्लेंट इंस्टीट्यूट हुआ है, ठीक है। और उसका लिमिटेशन पीरियड सब क्लॉज 5 में दिया है, उसको भी हम इसी में कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो ये जो कंप्लेनेंट अपील प्रेफर करेगा टू हाई कोर्ट अगेंस्ट एक्विटल, वो कब तक प्रेफर कर लेगा? 60 डेज तक प्रेफर कर लेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो 60 डेज वाला है ये प्रीलिमिनरी में बहुत बार पूछा जाता है। तो 60 डेज तक कर ले अगर वो कंप्लेनेंट है, और अगर वो कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, अगर वो कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है तो 60 डेज की बजाय 6 मंथ्स तक वो उसको प्रेफर करना होगा। तो दिस इज गिवन अंडर सब क्लॉज 5। तो 60 डेज कब है? जब कंप्लेनेंट नॉर्मल कंप्लेनेंट है, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो 60 डेज में वो अपील अगेंस्ट एक्विटल प्रेफर कर ले, और अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो 6 मंथ्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्क्ड इन प्रीलिमिनरी एग्जाम्स, ठीक है, सब क्लॉज 4 एंड 5। नाउ अब हम बात कर रहे हैं पब्लिक, अगर केस पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हुआ है तब कैसे होगा। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करा गया है, दो चीजों का क्लासिफिकेशन करा है। अगर कोई सीरियस ऑफेंस है, यानी कि कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तब क्या होगा, ठीक है। तो तब कह दिया है कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में कोई ट्रायल हुआ है, ये सब क्लॉज 1 में दिया है, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में कोई ट्रायल हुआ है, ऐसा ट्रायल विच इज इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, और वो कॉग्निजेबल, डेफिनेट अगर पुलिस रिपोर्ट पे है तो कॉग्निजेबल ही होगा, ठीक है। अगर वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, सो यू नो व्हेन एवर वी टॉक अबाउट सीरियस तो ऑटोमेटिकली उसमें कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल आ जाता है, ठीक है। तो अगर कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ट्रायल किया है तो उसका अपील कहाँ जाएगा? तो बात हो रही है उसका अपील चला जाएगा कहाँ पे? सेशन कोर्ट में चला जाएगा। तो सेशन जज वो अपील हियर करेगा, ठीक है। और किस तरीके से, क्या प्रोसीजर है? नाउ वी विल कम टू द प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो प्रेजेंट करेगा ही करेगा, एज यू आर अंडरस्टैंडिंग कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील प्रेजेंट कर लेगा, लेकिन उसको डायरेक्शन कौन देगा? यहाँ पे उसको स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन नहीं देगी, उसको डायरेक्शन देगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, डीएम के पास ही पावर दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करे दैट यू प्रेफर अपील टू सेशन जज, सेशन कोर्ट। अगर कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक्विटल हुआ है सीरियस ऑफेंस का, यानी कि जो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है, ठीक है। फिर आप सोच रहे होंगे कि नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल का क्या हुआ होगा, तो उसके लिए हम आ रहे हैं सब क्लॉज 2 पे, ठीक है। तो इसमें अच्छा यहाँ पे लीव ऑफ हाई कोर्ट भी लेना जरूरी है, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन टू यू, पर पहले हम सब क्लॉज 2 समझ लेते हैं। तो सब क्लॉज 2 में क्या है? जैसे सब क्लॉज 1 में हमने देख लिया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीरियस ऑफेंस में एक्विटल दिया है तो अपील चली गई सेशन कोर्ट में। अब ये बता रहा है कि अपील टू हाई कोर्ट कैसे जाएगी।
तो हाई कोर्ट, जैसा कि आप नॉर्मली भी समझते होंगे कि अगर कोई सेशन, हाई कोर्ट से जस्ट नीचे कौन सा आता है, सेशन कोर्ट। तो अगर सेशन कोर्ट ने कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई केस पास किया है तो क्या होगा, सेशन कोर्ट ने अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई केस पास किया है तो वो चला जाएगा हाई कोर्ट में। ठीक है, तो दिस यू विल अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ऑफ यूज और बाय द यूज ऑफ वर्ड ओरिजिनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, क्योंकि हाई कोर्ट की बात है इसलिए डीएम नहीं डायरेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर। तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि वो अपील प्रेफर करे अगेंस्ट ओरिजिनल जजमेंट्स ऑफ एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। तो एनी कोर्ट में आ गया सेशन कोर्ट, और ओरिजिनल जजमेंट्स में यहाँ पे एक और कोर्ट आया है। तो यहाँ पे सॉरी, ओरिजिनल में यहाँ पे सिर्फ सेशन कोर्ट नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है दैट, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू अगेन। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है दैट स्टेट गवर्नमेंट विल डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट अपील फ्रॉम ओरिजिनल जजमेंट ऑफ सेशन कोर्ट। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी कोई अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई केस डिसाइड करा है, कोई किसी केस पे एक्विटल ये डिसाइड करा है कि एक्विटल होता है, तो वहां पे भी हाई कोर्ट में अपील चला जाएगा। कैसे जाएगा, तो आप जानते हैं अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कोई सीरियस केस में एक्विटल दिया है, यानी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल में दिया है, तब तो वो चला जाएगा सेशन कोर्ट में। और बच्चा क्या है, नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल, यानी जो कम सीरियस है। तो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल में दिया है तो वो डायरेक्टली चला जाएगा हाई कोर्ट में। ठीक है, नाउ अपीलेट जुरिस्डिक्शन में भी हो सकता है। तो ये ओरिजिनल का मतलब था, अब हम पढ़ेंगे अपीलेट का क्या मतलब है। तो अगेन पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील प्रेजेंट करेगा अगर एक्विटल के अगेंस्ट है वो इन द अपीलेट जुरिस्डिक्शन में अगर कुछ डिसाइड हुआ। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन का कैसे हुआ होगा, आप समझिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपोज किसी एक्यूज का कन्विक्शन कर दिया है, ठीक है, ट्रायल कोर्ट में उसका कन्विक्शन हुआ है, फिर क्या हुआ होगा, 374 इन्वोक हुआ होगा, यानी कि जो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन हमने पढ़ा था, और वो मैटर गया होगा सेशन कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट में अब यहाँ पे क्या हो गया, सेशन कोर्ट में हो गया एक्विटल। तो सेशन कोर्ट ने वो केस कैसे हियर करा है, अपनी अपीलेट जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, तो ये अपीलेट, तो सेशन कोर्ट ने कैसे डिस्कस किया है केस, अपीलेट जुरिस्डिक्शन में। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में हो गया तो भी अपील हाई कोर्ट में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और डिस्कस कर लेती हूँ आपसे कि यहाँ पे कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल का क्लासिफिकेशन क्यों है कि डायरेक्टली सेशन कोर्ट में चला जाएगा, सीरियस ऑफेंस है। तो ये इसलिए है कि क्योंकि अगर जो ट्रायल कोर्ट है, जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, कहीं वो बहुत सारे रेकलेसली एक्विटल्स ना दे दे सीरियस ऑफेंसेस में, तो इसीलिए बनाया गया है प्रोविजन कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल में है तो सेशन कोर्ट इसका ये इट इज ओनली प्रोसीजरल, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता था ना, कॉग्निजेबल सीरियस है तो क्या हुआ, हाई कोर्ट में भी जा सकता था डायरेक्टली, लेकिन ये प्रोसीजर है कि यहाँ पे सेशन कोर्ट में जाता है, फिर यहाँ पे हाई कोर्ट में जाता है। तो इफ यू रीड इट 2-3 टाइम्स और आप लेक्चर भी सुनिएगा 2-3 बार में, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल और अपीलेट हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसमें एक और चीज लिखी है, तो बेयर एक्ट में इफ यू रीड सब क्लॉज 2, तो उसमें लिखा होगा कि अपील टू हाई कोर्ट, हाउ अपील टू हाई कोर्ट इज प्रिफर्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट विल डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट अपील अगेंस्ट एक्विटल। ठीक है, तो ओरिजिनल और अपीलेट जुरिस्डिक्शन वाला हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो फ्रॉम एनी कोर्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज हमने डिस्कस नहीं करा है जो बाद में दिया है। तो उसमें लिखा है अगर सेशन कोर्ट ने कोई रिविजनल जुरिस्डिक्शन में केस डिसाइड कर लिया है तो उसका भी अपील टू हाई कोर्ट नहीं जाएगा, तो वहां पे अपील टू हाई कोर्ट नहीं जाएगा। उसका रीजन क्या है मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेती हूँ, और जब आप रिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन का हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास में कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन होता है। सो इफ यू हैव रेड सीआरपीसी एनी टाइम, सो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि सेक्शन 401 में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों के पास पावर होता है रिवीजन का। तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर दोनों के पास सेम इक्वल पावर है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सेशन कोर्ट में केस रिवीजन जुरिस्डिक्शन में डिसाइड हुआ फिर वो हाई कोर्ट में चला जाए, क्योंकि इस जगह पे जब रिवीजन जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है तो हाई कोर्ट और
कोर्ट बराबर है। इसीलिए अगर सेशन कोर्ट ने कोई मैटर रिविजनल जुरिडिक्शन में डिसाइड करा है तो वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको 2-3 बार आप रीड करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। बेयर एक्ट की लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल है, बट आप इसको ब्रेक करके इफ यू विल रीड यू विल अंडरस्टैंड। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज को आप जरूर ब्रेक करिएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो दोनों ही केस में जब अपील मांगी जाती है, चाहे वो सेशन कोर्ट में डायरेक्टली अपील जा रही हो या हाई कोर्ट में जा रही हो, तो सब क्लॉज 3 में दिया है कि लीव ऑफ हाई कोर्ट इज कंपलसरी। तो विद लीव ऑफ हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट की लीव चाहिए होती है। अच्छा, विक्टिम में आपने पढ़ा है कि हाई कोर्ट की लीव नहीं होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। तो पहले कोर्ट में कॉन्ट्राडिक्शंस था ओपिनियन का कि हाई कोर्ट की लीव यहाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बट सिंस यहाँ सेक्शन में ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है विक्टिम शैल हैव राइट टू अपील, तो यहाँ पे लीव ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट नेसेसरी, बट इन दीज 2 केसेस लीव ऑफ हाई कोर्ट इज नेसेसरी। फिर जैसा कि आपने अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में पढ़ा था, उसी तरीके एक और प्रोविजन है कि अगर दिल्ली स्पेशल, सब क्लॉज 2 में आ जाइए आप, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ, यानी कि सीबीआई ने अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करा है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट कर दे टू प्रेजेंट अपील अगेंस्ट इक्विटल। सो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ कंप्लेनेंट वाला मैंने आपसे सब क्लॉज 4 और 5 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नाउ हाँ, अब यहाँ पे एक 6 क्लॉज में दिया है, अगर कंप्लेनेंट केस है और स्पेशल लीव जो हाई कोर्ट से मांगी है कंप्लेनेंट ने वो रिफ्यूज हो जाती है, तो कंप्लेनेंट अगर चाहे कि इस क्लॉज में जाके अपील मांग ले तो वो नहीं कर सकता है, ठीक है। इतना ही लिखा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यू विल रीड इट वंस यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ सेक्शन आई एम कमिंग डायरेक्टली टू सेक्शन 380। तो सेक्शन 380 ये कहता है कि अगर एक्यूज का ट्रायल हुआ है, कई सारे एक्यूज का ट्रायल हुआ है, समझ लीजिए ज्वाइंट ट्रायल हुआ है एक्यूज का, ठीक है, और अगर एक को अपील मिल गई है, ठीक है, एक के अगेंस्ट अपील, एक के फेवर में अपीलेबल जजमेंट पास किया है कि ये अपील प्रेफर कर सकता है, तो उसका मतलब होगा सब के सब अपील प्रेफर कर सकते हैं, यानी सारे एक्यूज का राइट टू अपील हो गया अगर एक साथ ट्रायल हुआ है और एक के फेवर में कोर्ट कहता है कि अपील हो सकती है। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 380। तो यू ओनली नीड टू, प्रीलिमिनरी में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, तो यू ओनली नीड टू मेमोराइज द सेक्शन नंबर हियर। तो ज्वाइंट ट्रायल एक साथ एक्यूज का होता है तो सबका राइट बन जाए, ये कहाँ दिया है 380 में। देन 381 में दिया है कि अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड। तो यहाँ पे इफ यू वांट यू कैन स्किप ऑल्सो, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। जैसे कि आपने अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में पढ़ा था कि आपने पढ़ा था कि जब कोई भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता है, जजमेंट पास करता है, तो वो अपील चली जाती है सेशन कोर्ट में। तो यानी अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास भी करता है तो भी वो अपील सेशन कोर्ट में चली जाती है। लेकिन यहाँ पे जनरल रूल वही है, यहाँ पे एक और प्रोविजन दिया है कि अगर सपोज अगर सेशन कोर्ट में कोई अपील आए तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज तो अपील हियर कर ही सकता है। उसके साथ में अगर मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है तो वो चाहे तो वो जजमेंट चाहे तो अगर मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है तो असिस्टेंट सेशन जज भी उसका अपील सुन सकता है। इंस्टेड ऑफ सेशन जज तो असिस्टेंट सेशन जज भी अपील सुन सकता है और सीजीएम भी सुन सकता है। तो इट इज ओनली प्रोसीजरल, सिर्फ प्रोसीजरल चीज बताइए, डिस्कशन है इसमें, ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसको सेशन जज या एडिशनल सेशन जज नहीं सुन सकता, उसको सुन सकता है। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 374 ऑल्सो। लेकिन उसको असिस्टेंट सेशन जज और सीजीएम भी सुन सकता है। तो दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 381। देन पेटिशन ऑफ अपील आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जैसे सिविल में मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है, ये फॉर्मेट बताया है कि अपील किस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट होती है। तो एक पेटिशन ऑफ अपील बनता है, उसके साथ में जहां एक्विटल ऑर्डर है या कन्विक्शन ऑर्डर है जो भी है, तो जजमेंट की कॉपी लगाई जाती है और अपील प्रेफर कर ली जाती है। देन 383 इज जेल अपील, ठीक है। तो यहाँ पे जेल अपील के बारे में दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन 383 जो है ये प्रीलिमिनरी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो जेल अपील मतलब एक्यूज जो है वो जेल में है और वो अपील प्रेफर करना चाह रहा है, तो कैसे प्रेफर करेगा।
तो यहाँ पे दिया है कि वो पेटिशन ऑफ अपील जो है और जजमेंट की कॉपी किसको दे देगा, वो दे देगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को दे देगा, ठीक है। पेटिशन और जजमेंट कॉपी वो दे देगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को। तो इस तरीके से जेल अपील प्रेफर करी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि सीआरपीसी और जेल अपील का प्रोविजन क्या है, तो यू हैव टू आंसर सेक्शन 383। फिर 384 इज समरी डिसमिसल ऑफ अपील, यानी कि जब अपीलेट कोर्ट पेटिशन और जजमेंट कॉपी को देखता है और वो उसको लगता है कि कोई रीजन नहीं बन रहा है डिसीजन के साथ में इंटरफेयर करने का, तो वो अपील को डिसमिस कर देगा। तो उसको बोलते हैं हम समरी डिसमिसल ऑफ अपील। और समरी इसीलिए और ये जो डिसमिसल है ये फाइनल नहीं होता है, ठीक है, दोबारा भी अपील प्रेफर करी जाती है। ऐसा कहाँ दिया है कि ये फाइनल नहीं होता है, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 393, ठीक है। आप 384 को यू कैन कंबाइन इट विथ 393। तो 393 में आप और भी चीजें पढ़ेंगे कि अगर सेंटेंस अगेंस्ट अपील अगेंस्ट इनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस है 377 में, या अपील अगेंस्ट एक्विटल है 378 में, जो हमने अभी डिस्कस करी है, तो ये अपील फाइनल नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपल रीजन है फाइनल इसलिए नहीं होती है कि एक्यूज का अब एक्विटल से कन्विक्शन में बदल चुका है, मतलब पहले वो बाइज्जत बरी था, अब उसको 10 साल की सजा मिल गई, तो इसलिए उसको एक एक्यूज के फेवर में प्रिंसिपल बनाने के लिए कि एक्यूज अभी भी हो सकता है इनोसेंट, तो इसलिए उसको फाइनल नहीं माना गया है। तो ये कहाँ है, 393 में, ठीक है। देन 385 में दिया है कि अगर डिसाइड होता है कि अपील होनी चाहिए, अपीलेट कोर्ट डिसाइड करता है अपील होना चाहिए, तो वो नोटिस ऑफ अपील दे देगा अपीलेंट को, कंप्लेनेंट को, या जहां पे स्टेट गवर्नमेंट का बन रहा हो, यानी अगर एक्विटल से है तो स्टेट गवर्नमेंट का बन रहा हो, और अगर अपील अगेंस्ट और या 377 और 378 में और अगर है तो वो एक्यूज को दे दे, यानी कि अगर इनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस है और एक्विटल के अगेंस्ट है तो वो एक्यूज को दे। तो ये बस इतना कह रहा है कि नोटिस ऑफ अपील पार्टीज को दे दिया जाए 385, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन क्योंकि अपील पढ़े हैं तो हमें डिस्कस करना चाहिए। देन 386 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब आंसर लिखेंगे अपना अपील अगेंस्ट एक्विटल कन्विक्शन ये सब लिखेंगे, उसके बाद पार्ट्स ऑफ एपीलेट कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 386 में इतना दिया है कि अगर एपीलेट कोर्ट है तो उसके पास क्या क्या पावर होती है। तो एपीलेट कोर्ट कुछ भी कर सकता है, जैसे सपोज अपील अगेंस्ट एक्विटल है तो उसको रिवर्स करके कन्विक्शन में बदल सकता है, और फाइंडिंग को ऑल्टर कर सकता है और सेंटेंस वही रख सकता है, या सेंटेंस को चेंज कर सकता है, फाइंडिंग बदल सकता है। तो अपीलेट कोर्ट के पास कुछ भी पावर होती है, सॉरी सारी पावर्स होती है, लेकिन उस पावर्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है, यानी कि 10 साल की सजा है, तो अक्यूज कह रहा है कि उसको सजा नहीं होनी चाहिए, तो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है तो अक्यूज ने ही वो प्रेफर करी होगी, जाहिर सी बात है अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है। तो यहाँ पे कोर्ट के पास सारी पावर्स हैं, लेकिन वो यहाँ पे सेंटेंस को इंक्रीज नहीं कर सकता है, इनहैंस नहीं कर सकता है। जबकि इसके ऑपोजिट में अगर अपील फॉर इनहैंसमेंट ऑफ सेंटेंस है, यानी कि ऐसी अपील जो कि गवर्नमेंट प्रेफर कर रही है फॉर इनहैंसमेंट ऑफ सेंटेंस विच यू हैव रेड इन सेक्शन 377, तो यहाँ पे कोर्ट चाहे तो कोर्ट के पास ड्यूटी भी होती है कि वो एक्यूज को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे, और चाहे तो है अपील इस चीज की कि 10 साल की सजा दी गई है कि 12 साल की सजा करो, लेकिन चाहे तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको पूरी तरीके से सेंटेंस को रिड्यूस कर दे, ठीक है, या उसको रिवर्स कर दे और एक्यूट कर दे, छोड़ दे, पूरी रिहा कर दे और सेंटेंस को रिड्यूस कर दे, ठीक है। और बाकी पावर सेम रहेंगी कि वो फाइंडिंग को ऑल्टर कर दे, रीट्रायल ऑर्डर कर दे, डिस्चार्ज कर दे, या कमिटमेंट फॉर ट्रायल कर दे, ठीक है। बाकी पावर सेम रहेंगी। तो 386 इफ यू रीड यू अंडरस्टैंड। तो फिर से मैं डिस्कस कर लेती हूँ। अगर अपील अगेंस्ट एक्विटल है, इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट को। वन इज एक्विटल, सेकेंड कन्विक्शन, एंड थर्ड इज अपील फॉर इनहैंसमेंट ऑफ सेंटेंस, यानी अपील फॉर एक्विटल, अपील अगेंस्ट एक्विटल, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, अपील फॉर इनहैंसमेंट ऑफ सेंटेंस। तो एक्विटल में क्या पावर है कि सेंटेंस को रिवर्स कर दे, यानी कि कन्विक्ट कर दे, और डायरेक्ट कर दे, फर्दर इंक्वायरी भी डायरेक्ट कर सकती है कोर्ट, कोर्ट रीट्रायल भी ऑर्डर कर सकती है, उसको कमिट भी कर सकती है दूसरे कोर्ट में ट्रायल के लिए, ठीक है। फिर फाइंडिंग ऑफ गिल्ट, यानी एक्विटल के अगेंस्ट में था तो फाइंडिंग गिल्ट की फाइंडिंग कर सकती है और सेंटेंस दे सकती है अकॉर्डिंग टू लॉ। सॉरी, अपील के अगेंस्ट में नहीं था, ये एक्विटल के लिए था, ठीक है।
तो रीड दिस फ्रॉम वेयर एक्ट, यू विल अंडरस्टैंड। देन कन्विक्शन के लिए, अगेन कन्विक्शन के लिए है तो कोर्ट चाहे तो सेंटेंस को रिवर्स करके एक्विट भी कर सकती है और रीट्रायल ऑर्डर कर सकती है, कन्विक्टेड फॉर ट्रायल कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन सेंटेंस को इन्हांस नहीं कर सकती है। सेंटेंस को इन्हांस करना है तो अपील फॉर इन्हांसमेंट ऑफ सेंटेंस ही प्रेफर करना पड़ेगा, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 377। ठीक है, अपील अगेंस्ट, नहीं वो ठीक था, यहाँ पे अपील अगेंस्ट एक्विटल है, यहाँ अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है। तो अगेंस्ट एक्विटल है तो रिवर्स करके क्या कर दिया, फाइंडिंग ऑफ गिल्ट कर दिया। मेन प्रोविजन जो है, बाकी तो कॉमन ही है, कमिटेड फॉर ट्रायल, रीट्रायल और फर्दर इंक्वायरी। और अगर कन्विक्शन का है तो उसको रिवर्स करके एक्विट या डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, अब एक चीज मैं आपसे और डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे जब हम अपील अगेंस्ट एक्विटल पढ़ते हैं तो एक चीज हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये अपील अगेंस्ट एक्विटल होती है, इट इज नॉट अपील अगेंस्ट डिस्चार्ज। आप देखते हैं सीआरपीसी में आपने ट्रायल में पढ़ा है, बहुत जगह एक्विटल नहीं होता पर डिस्चार्ज होता है। जैसे कि सेक्शन 249 में जब वारंट केस का ट्रायल होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, 249 वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट, तो वहां पे डिस्चार्ज होता है। देन और भी जब कोर्ट के ट्रायल होते हैं तो जब देखा जाता है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं बन रहा है तो चाहे सेशन कोर्ट का हो, सेशन कोर्ट में 227 में होता है। ठीक है, उसी तरह जो भी ट्रायल्स हैं सब में डिस्चार्ज के प्रोविजन होते हैं और कंप्लेंट केस में डिसमिसल का भी प्रोविजन होता है अंडर सेक्शन 203। तो डिस्चार्ज और डिसमिसल जो है वो एक्विटल में नहीं आता। तो जब तक एक्यूज बाइज्जत बरी नहीं हुआ है, एक्विटल नहीं हुआ है, तब तक अपील नहीं प्रेफर होगी। तो डिस्चार्ज और डिसमिसल पे कोई अपील नहीं होती। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं होती, क्योंकि डिस्चार्ज हुआ है तो इसका मतलब दोबारा से उसी कोर्ट में केस प्रेफर किया जा सकता है। ठीक है, दोबारा से वही इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, कोर्ट फिर से इंक्वायरी कर सकता है, उसी कोर्ट में केस प्रेफर करा जा सकता है, इसलिए अपील की जरूरत ही नहीं हुआ। ठीक है, नाउ 386 वी हैव डिस्कस। नाउ एक और प्रोविजन है 389। तो 389 इज वेरी सिंपल। 389 बस बेल के प्रोविजन को डिस्कस करता है। 389 ये कहता है कि अगर कन्विक्शन डिसाइड हुआ है ट्रायल कोर्ट में तो क्या होना चाहिए, मतलब एक्यूज अगर जेल में है और एक तरफ अपील भी प्रेफर कर लिए तो क्या होना चाहिए। तो ये कहता है कि उस टाइम के लिए सेंटेंस को सस्पेंड करने देना चाहिए, यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील। कन्विक्शन हो गया है और अपील पेंडिंग है तो सेंटेंस को सस्पेंड कर देना चाहिए और एक्यूज को बेल पर रिलीज कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई वो ऐसा ऑफेंस है जो 10 साल तक का ऑफेंस है, 10 साल का ऑफेंस है या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और डेथ का है, तो बेल पर रिलीज करने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना चाहिए ताकि वो रीजन शो कर सके कि भाई इस एक्यूज को बेल मत दीजिए। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी। फिर यहाँ पे राइट टू बेल तो एक्रू होता है। अगेन अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहे तो वो कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और डेथ और 10 ईयर्स है तब तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोर्ट खुद ही अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देगी कि आप बताइए बेल क्यों नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास तब भी राइट है कि वो कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है, तो ये जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और डेथ और 10 ईयर्स में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी गई है, ये आया है 2005 से। उससे पहले ही अमेंडमेंट, ये 2005 से अमेंडमेंट आया है। ओके, देन एपलेट कोर्ट, हाँ फिर एक और प्रोविजन है कि अगर कोई ऐसा इम्प्रिजमेंट, अक्यूज ने कोई ऐसा कन्विक्शन हुआ है, ट्रायल कोर्ट ने ऐसा कन्विक्शन करा है जिसमें 3 साल की सजा या 3 साल से कम की सजा दी है या वो बेलेबल ऑफेंस है, तो जो अक्यूज होगा, कन्विक्टेड पर्सन होगा, वो क्या करेगा, ट्रायल कोर्ट को जिस कोर्ट में कन्विक्शन हुआ है उसी से ही बात कर लेगा कि आप मुझे बेल पे रिलीज कर दो। ठीक है, तो अपील प्रेफर भी हो रही होगी और एपलेट कोर्ट के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर वो 3 साल या 3 साल से कम ऑफेंस है या बेलेबल ऑफेंस भी है या बेलेबल ऑफेंस है और जो जिस कोर्ट ने ट्राई करा है वही बेल पे भेज देगा। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। तो 389 इफ यू रीड फ्रॉम वेयर एक्ट यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, देन 394 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 394 इज अबेटमेंट ऑफ अपील। अपील कब खत्म हो जानी चाहिए, तो अबेटमेंट ऑफ अपील यानी कि अगर अपेलेंट की डेथ हो जाती है
तो अपील जनरल रूल है यही है कि खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर सेंटेंस फाइन का इम्पोज है तो वो खत्म नहीं होगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फाइन देना होगा। देन अगेन अगर अपील अगेंस्ट एक्विटल है तब तो वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है और वहां डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का दिया है तो जनरल रूल यही है कि वैसे तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर उसके रिलेटिव चाहें कि अपील नहीं खत्म होनी चाहिए और लीव फॉर कंटिन्यू द अपील मांगे तो वो अपील अबेट नहीं होगी और अपील कंटिन्यू हो जाएगी। तो 394 यू विल रीड, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है, मोस्टली आस्क्ड इन प्रीलिमिनरी एग्जाम। देन 392 अगेन इज वेरी सिंपल, ज्यादा पूछा जा सकता है तो प्रीलिमिनरी में, वैसे इसका मीन्स में इफ ऐसा कुछ बोल लेंगे। 392 में कहता है अगर एपलेट कोर्ट का बेंच है और अगर 2 जज ने डिसाइड करा है कि कन्विक्शन हो, एपलेट कोर्ट है, 2 जज ने डिसाइड करा है कि कन्विक्शन होना चाहिए, 2 जज ने डिसाइड करा है कि एक्विटल होना चाहिए, तो एक तीसरे जज को उसी कोर्ट को ओपिनियन रेफर कर दिया जाता है, उससे पूछ लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग मैटर डिसाइड हो जाता है। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 392। सो आई होप आई हैव डिस्कस ऑल द प्रोविजंस। तो जिन प्रोविजंस पे मैंने आपसे एम्फेसिस करा है, मीन्स पहले सबसे पहले आप उसको पढ़ेंगे, फिर जो माइनर सेक्शन है, मिसलेनियस सेक्शन है, उसको आप बाद में रीड कर लेंगे, क्योंकि वो ज्यादातर प्रीलिमिनरी में पूछा जाता है और वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा इफ यू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड अपील। तो अगर अपील अगेंस्ट एक्विटल है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 372 का प्रोविजन और 378 आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो देन यू कैन, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। और अगर अपील अगेंस्ट कन्विक्शन की बात आ रही है तो वो किसमें है, 374 में प्रोविजन दिया है और मेन प्रोविजन 374 ही है और 379 में अपील टू सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, 379 में अपील टू सुप्रीम कोर्ट है। बाकी और जो छोटे छोटे एक्सेप्शंस हैं, 375 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 375 जहां पे ये कि अगर एक्यूज ने खुद ही गिल्टी प्लीड कर लिया है तो कोई अपील का राइट नहीं है। देन पेटी ऑफेंसेस में भले कोई अपील का राइट नहीं है अगर वो क्लासिफिकेशन दिया है कि हाई कोर्ट है तो 6 मंथ्स का हुआ, सेशन कोर्ट है तो 3 मंथ्स का हुआ, एक्सेट्रा, तो उसे आप रीड कर लेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब इट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।